मॉर्निंग फ्रेंड्स। एक बार फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। अपना चैप्टर चल रहा था 7 चैप्टर परमाणु सिद्धांत का, और अपन ने पढ़ लिया था डॉल्टन के बारे में। डॉल्टन का मॉडल अपन ने पढ़ा था, और डॉल्टन ने बताया था प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन्स के उसके बारे में, जो उसकी कमियां थी डॉल्टन की, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन के परमाणु के जो अपरमाणु कणों की, उसके बारे में डॉल्टन ने नहीं बताया था। उसके बाद जे जे थॉमसन आए। इसके पूरा नाम क्या है? जे जे थॉमसन। ठीक है, इसे थॉमसन, इंग्लिश में थॉमसन या थॉमसन, एटॉमिक मॉडल ऑफ थॉमसन। ठीक है, अब है सबसे पहले, आप यहीं से स्टार्ट करें, क्वेश्चन स्टार्ट करें यहाँ से। सबसे पहले क्वेश्चन लिखिए, थॉमसन के परमाणु मॉडल को सचित्र समझाइए। लिखिए, थॉमसन के परमाणु मॉडल को सचित्र समझाइए। ठीक है, दूसरा इसी का अथवा में क्वेश्चन लिखे, इसके अथवा में लिखे प्लम पुडिंग का मॉडल। प्लम पुडिंग, ठीक है, प्लम पुडिंग का मॉडल समझाइए। प्लम पुडिंग का मॉडल समझाइए। हो गया ना, एक तो हो गया थॉमसन का परमाणु मॉडल, और दूसरा हो गया प्लम पुडिंग का मॉडल। इसे थॉमसन के परमाणु मॉडल को प्लम पुडिंग का मॉडल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, अपन आगे अभी पढ़ते हैं और बताते हैं। देखिए क्या हुआ था, जब डॉल्टन ने अपना परमाणु सिद्धांत दिया था, परमाणु की व्याख्या करी थी, तो उसके बाद थॉमसन ने इस पर प्रयोग किया। डॉल्टन के जो परमाणु सिद्धांत है उसको आगे बढ़ाया उसने कुछ और नए प्रयोग किए, और तब उन्होंने देखो क्या बताया डॉल्टन ने। हमने पेज नंबर 78 पे है किताब के अंदर, देखिए पेज नंबर 78, थोड़ा आगे आ चुका हूँ, कि जे जे थॉमसन अब तक, इससे पहले आपने लिखा बताया हुआ है कि जे जे थॉमसन के टाइम तक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की खोज हो चुकी थी। देखिए कि परमाणु संरचना संबंधी पहला मॉडल सन 1891 में सर जे जे थॉमसन ने प्रस्तुत किया था। देखिए, अगर आपसे पूछे कि परमाणु संरचना का मॉडल डॉल्टन ने नहीं बताया था, डॉल्टन ने कोई भी मॉडल ऐसा संरचना बनाकर नहीं बताया था। डॉल्टन ने मॉडल की, परमाणु की संरचना नहीं बनाई थी। सबसे पहले परमाणु संरचना, सबसे पहले परमाणु संरचना संबंधी मॉडल, देखिए सबसे पहले परमाणु संरचना संबंधी मॉडल किसने प्रस्तुत किया? यह प्रस्तुत किया जे जे थॉमसन ने। किसने प्रस्तुत किया? जे जे थॉमसन ने प्रस्तुत किया, और ये किया 1891 में। देख लीजिए, वापस जा दो, क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन लिखा रहा हूं मैं आपको। पहले अपन ने 2 क्वेश्चन लिख चुके हैं कि प्लम पुडिंग के मॉडल को समझाइए, थॉमसन के परमाणु मॉडल को समझाइए। लेकिन अब मैं कह रहा हूं आपसे, अब एक और क्वेश्चन लिखिए कि सबसे सर्वप्रथम, 2 क्वेश्चन लिखा रहा हूं, एक पहले क्वेश्चन लिखिए कि सर्वप्रथम परमाणु संरचना का मॉडल किसने दिया? परमाणु संरचना का मॉडल किसने दिया? सर्वप्रथम परमाणु संरचना का मॉडल किसने दिया? सबसे पहला क्वेश्चन तो ये लिखिए आप। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? थॉमसन ने दिया। कब दिया? 1891 में दिया। ठीक है, क्लियर है क्या आपका क्वेश्चन? सर्वप्रथम परमाणु संरचना का मॉडल में परमाणु संरचना, परमाणु कैसा है, ये किसने बताया? जे जे थॉमसन ने बताया। कब बताया? 1891 में। ठीक है, ये हो गया आपका छोटा क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट आगे देखिए, इसके बारे में देखिए। फिर देखिए, उनके अनुसार परमाणु 10 की पावर -10 मीटर के आकार का एक धनावेशित गोला है। जे जे थॉमसन ने क्या बताया कि ये जो परमाणु है, क्या बताया उसने? जे जे थॉमसन ने अपने प्रयोग में बताया कि ये जो परमाणु है, ये परमाणु कैसा है? ये परमाणु एक धनावेशित गोला है। परमाणु धनावेशित गोला, परमाणु क्या है? एक धनावेशित गोला है, और जिसमें परमाणु का आकार कैसा होगा? परमाणु का
आकार होगा 10⁻⁻10 मीटर। ये देखिए जे थॉमसन ने बताया कि जो अपना तो जे थॉमसन ने परमाणु की संरचना के बारे में बताया। क्या बताया देखिए, मैं आपको पहले चित्र बना के बता दूं, थोड़ा सा इधर देखिए। जे थॉमसन ने एक मॉडल बताया ऐसा, ठीक है। इसने कहा कि परमाणु एक गोला है। परमाणु क्या है? गोला है। परमाणु क्या है? परमाणु एक गोला है, और इस गोले में ये जो परमाणु है ये धनावेशित गोला है। किसका है? कौन सा है? धनावेशित गोला। पूरा ये धनावेशित से भरा है, और इसमें कहीं कहीं पर इलेक्ट्रॉन यानी ऋणावेशित कण पाए जाते हैं। देखो दो बातें बताई। सबसे पहली बात बताई कि परमाणु क्या है। थॉमसन ने ऐसा एक मॉडल बताया कि ये परमाणु की संरचना बताई कि ये एक जो परमाणु है ये क्या है? ये पूरा जो है ये धनावेशित गोला है। क्या है ये? धनावेशित गोला है, और इस परमाणु का आकार कैसा है? 10⁻⁻10 मीटर है। 10⁻⁻10 मीटर है। 10⁻⁻10 मीटर इसके क्या है? इस परमाणु का आकार है। और दूसरी बात उसने ये बताई कि परमाणु में कहीं कहीं पर क्या पाए जाते हैं? ऋणावेशित कण पाए जाते हैं, जिसमें समान मात्रा में, देखिए आगे देखिए, कि जिसमें समान मात्रा में ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन विस्तारित होते हैं। देखिए इसमें समान मात्रा में, समान मात्रा का मतलब है जितने धनावेश होंगे समान मात्रा में। देखिए इसमें समान मात्रा में इलेक्ट्रॉन यानी ऋणावेशित कण, ठीक है, समान मात्रा में ऋणावेशित कण होते हैं या पाए जाते हैं। अब बात करते हैं, वापस बता देता हूं, थॉमसन का परमाणु मॉडल की संरचना या प्लम पुडिंग का मॉडल। थॉमसन ने बताया कि ये जो परमाणु होता है ये एक धनावेशित गोला है। पहले बात तो ये बताई। दूसरी बात बताई कि इसका आकार कैसा है? 10⁻⁻10 मीटर है। तीसरी बात उसने बताया कि इस धनावेशित गोले में कहीं कहीं समान मात्रा में क्या पाए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अब बात आती है समान मात्रा की। समान मात्रा का मतलब क्या है? देखिए समान मात्रा का मतलब है जैसे ये धनावेशित कण, ये ऋणावेशित कण, मैं समझा रहा हूं। देखिए ये प्लस और ये माइनस, यानी ये धनावेशित और ये ऋणावेशित, ठीक है। मान लो धनावेश के कण 50 है। कितने हैं? 50 है। धनावेशित कण कितने हैं? 50 कण है, ठीक है। तो 50 कणों की मात्रा कितनी है? मतलब 50 कणों का मान कितना होगा? मान लो 50 कणों का मान कितना है? 50 है। ये समझ लीजिए 50 कणों का मान कितना है? 50। और ऋणावेशित कण है, क्या है? ऋणावेशित कणों की संख्या कितनी है? मान लीजिए 7 है। यो मान लीजिए ऋणावेशित कण कितने होंगे? 7। तो उनका मान भी कितना होगा? उनका मान भी कितना होगा? 50। मतलब ये कि ये जो बैलेंस है, बैलेंस कैसा है? समान रहेगा। केवल इनके कण, जो इलेक्ट्रॉन के कण होते हैं, परमाणु होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो होते हैं ना, इनके इलेक्ट्रॉन धनावेशित और ऋणावेशित कण, धनावेशित कण की संख्या ज्यादा हो सकती है, लेकिन इनका जो मान होगा वो इलेक्ट्रॉन के मान के बराबर ही होगा। मतलब ये भी अगर 50 होंगे तो ये भी 50 होंगे। इसमें 7 कण है, इसमें 50 कण है ना। तो ये देखिए इसमें समान मात्रा में इलेक्ट्रॉन यानी ऋणावेशित कण पाए जाते हैं। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा आपको। दो बातें हो गई इसकी क्लियर। फिर आगे देखिए, आगे उसने कहा इसे प्लम पुडिंग का मॉडल भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे प्लम पुडिंग का मॉडल भी कहते हैं। इसे प्लम पुडिंग का मॉडल क्यों होता है? प्लम पुडिंग एक्चुअल में क्या है? एक प्रकार की मिठाई है। प्लम पुडिंग क्या है? एक प्रकार की मिठाई है, ठीक है ना। इसे प्लम पुडिंग का मॉडल भी कहते हैं। और क्या कहते हैं इसे? और इसका किससे तुलना करिए? क्रिसमस केक की तरह। किसकी तरह? क्रिसमस केक की तरह, ठीक है। और भारत में इसे बूंदी के लड्डू की तरह बताया गया है। भारत में क्या होता है? बूंदी के लड्डू,
बूंदी के लड्डू, बूंदी के लड्डू या यूं बोल दो तरबूज की तरह, बूंदी के लड्डू या तरबूज की तरह, है ना। पिक्चर देखी होगी आपने, वो उसमें आता ना गाना बूंदी के लड्डू, है ना। देखो स्माइल आई है आपके चेहरे पे। देखिए इसे प्लम पुडिंग का मॉडल भी कहते हैं, या इसे क्रिसमस केक का मॉडल भी कहते हैं, या ऐसे भारत में इसे इंडिया में क्या कहते हैं, इंडिया में से भी खाने वालों की गिनती में आता है, इंडिया में सबसे ज्यादा लोग खाने का ही ध्यान रखते हैं, ठीक है। बूंदी के लड्डू, बूंदी के लड्डू और तरबूज, इसे तरबूज का मॉडल या बूंदी के लड्डू भी कहते हैं। तरबूज का मॉडल इनको क्यों कहा जाता है वो देखिए, तरबूज आपने देखा होगा, अभी सीजन चल रहा है तरबूज का, खा रहे होंगे घर पे बैठे बैठे, तो इसका प्रयोग भी देख लीजिए। जब अपन तरबूज को काटते हैं तो उसके अंदर लाल लाल जो पोर्शन भाग होता है, वो लाल लाल जो भाग होता है वो पूरा होता है धनात्मक, क्या होता है वो, धनावेशित गोला। लाल लाल जो तरबूज कटिंग करते हो, कटिंग करने के बाद उसमें जो रेड कलर का, लाल कलर का जो भाग होता है वो तो होता है धनावेशित कण, और जो बीज पाए जाते हैं वो होते हैं ऋणावेशित कण, ये समझ लो आप। इसलिए इसे क्या कहा, वो जैसा तरबूज है वैसा ही वैसा थॉमसन ने क्या बताया कि ये क्या है, हमारा परमाणु की संरचना है। क्लियर है। क्या बताया, परमाणु धनावेशित गोला है, परमाणु का आकार 10⁻⁻10 मीटर होता है, इसमें समान मात्रा में इलेक्ट्रॉन या ऋणावेशित कण पाए जाते हैं। इसे प्लम पुडिंग का मॉडल भी कहते हैं, इसे क्रिसमस केक का मॉडल भी कहते हैं। भारत में इसे क्या कहा जाता है, बूंदी के लड्डू या तरबूज की तरह समझा जाता है। और क्या है, क्यों क्यों कहा जाता है तरबूज की तरह, तरबूज का जो लाल भाग होता है, तरबूज का जो लाल भाग होता है वो धनावेशित होता है, और जो बीज होते हैं वो क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन की तरह होंगे। इस मॉडल, अब आगे देखिए, तीसरी बात, ये उतार की कॉपी हो गया आपका। फिर देखिए मैं थर्ड बात बता रहा हूं, तीसरी बात नोट कीजिए आप। तीसरी बात में कहा, पहली बात रिपीट कर रहा हूं, परमाणु धनावेशित गोला है, परमाणु का आकार 10⁻10 मीटर है। दूसरा, इसमें समान मात्रा में इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण पाए जाते हैं, ठीक है। इसे प्लम पुडिंग का मॉडल है, क्रिसमस केक का मॉडल है, बूंदी के लड्डू का मॉडल भी कहते हैं, या तरबूज का मॉडल भी भी समझा जा सकता है। क्यों कहते हैं तरबूज का मॉडल, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा आज तक नहीं पूछा गया, नहीं ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन मैं क्या बता रहा हूँ, इसे तरबूज का मॉडल क्यों कहा जाता है, बूंदी का लड्डू का मॉडल क्यों कहा जाता है। बूंदी का लड्डू देखा होगा, बूंदी के लड्डू के अंदर पीला लड्डू होता है, पीले लड्डू के अंदर क्या होते हैं, हल्के हल्के गुलाबी कलर के दाने होते हैं। जो पीले लड्डू होते हैं, पीले कलर के दाने होते हैं, वो तो धनावेशित कण हैं, और जो गुलाबी कलर या लाल कलर के दाने होते हैं वो होंगे ऋणावेशित कण, ठीक है। इसी तरह तरबूज के अंदर जो लाल भाग होता है वो धनावेशित, और जो बीज होंगे वो ऋणावेशित, ठीक है। अब तीसरी बात देखिए, तीसरी बात क्या कही इन्होंने, तीसरी बात इन्होंने कही कि परमाणु के अंदर धनावेशित कण और ऋणावेशित कण, परमाणु के अंदर धनावेशित कण और ऋणावेशित कण दोनों की मात्रा क्या होगी, बराबर होंगी। अर्थात परमाणु कैसा होगा, विद्युत रूप से उदासीन होगा। परमाणु कैसा होगा, विद्युत रूप से उदासीन, विद्युत रूप से उदासीन। तीन बातें बताई उसने, क्या बताई, परमाणु कैसा होगा, विद्युत रूप से उदासीन होगा। परमाणु कैसा होगा, विद्युत रूप से उदासीन होगा। देख लीजिए एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, तीन बातें, अगर कोई दिक्कत आ रही है तो बता देना। पहली बात, परमाणु क्वेश्चन मैंने आपको लिखाया था, थॉमसन का परमाणु मॉडल को समझाइए या प्लम पुडिंग के मॉडल को समझाइए। तो थॉमसन का परमाणु मॉडल क्या कहता है कि परमाणु, थॉमसन का जो परमाणु संरचना संबंधी मॉडल है वो सर्वप्रथम किसने दिया था, थॉमसन ने दिया था। सर्वप्रथम परमाणु संरचना का संबंधी मॉडल थॉमसन ने 1898 ईस्वी में दिया था। क्या बताया था इसने, सबसे पहले आप चित्र बनाओगे ऐसे, ठीक है। सॉरी, थॉमसन ने बताया कि परमाणु धनावेशित गोला होता है, परमाणु का आकार 10⁻10 मीटर होता है, इसमें समान मात्रा में इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण होते हैं। इसे प्लम पुडिंग का मॉडल या क्रिसमस केक का मॉडल या बूंदी के लड्डू का मॉडल या तरबूज का मॉडल भी कहते हैं। फिर और क्या, इंडिया में से क्या कहा जाता है, इंडिया में बूंदी के लड्डू या तरबूज का द्वारा समझा जाता है। तीसरा पॉइंट बताया कि जो परमाणु होता है, परमाणु में धनावेशित कण और ऋणावेशित कण की मात्रा कैसी होती है, समान होती है, अर्थात बराबर होती है। तो परमाणु के जब धनावेशित कण और ऋणावेशित कण बराबर होंगे तो परमाणु कैसा होगा, विद्युत रूप से उदासीन होगा। क्या होगा, विद्युत रूप से उदासीन होगा। अर्थात आपका थॉमसन का परमाणु मॉडल का प्रयोग समझा जा सकता है इससे। ये हो गया आपका थॉमसन का परमाणु मॉडल। एक बार कॉपी कर लीजिए, फिर भी कोई दिक्कत आती है तो बताइएगा।
थॉमसन का परमाणु मॉडल। अब अगला क्वेश्चन लिखिए इसके साथ ही। अगला क्वेश्चन आपको लिखना है कि थॉमसन के परमाणु मॉडल की कमियां या सीमाएं। थॉमसन के परमाणु मॉडल की कमियां या सीमाएं लिखिए। मैं साफ कर देता हूं। थॉमसन का परमाणु मॉडल देखिए, थॉमसन के परमाणु मॉडल की कमियां या सीमाएं लिखिए। लिख लिया आपने क्वेश्चन? थॉमसन के परमाणु मॉडल की कमियां या सीमाएं लिखिए। आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि प्लम पुडिंग के मॉडल की सीमाएं या कमियां लिखिए, ठीक है। या फिर ऐसा भी पूछा जा सकता है कि थॉमसन अब क्वेश्चन लिखिए, मैं बोल रहा हूं कि थॉमसन रदरफोर्ड के किस प्रयोग को नहीं समझा सका। अपन इसके आगे रदरफोर्ड का प्रयोग भी समझेंगे, ठीक है। देखिए, थॉमसन के परमाणु मॉडल की कमियां। थॉमसन कमियां से पहले मैं आपको थोड़ा रदरफोर्ड के बारे में बता दूं कि रदरफोर्ड के बारे में बता देता हूं, क्योंकि थॉमसन की कमियां तो रदरफोर्ड ही बताएगा। तो रदरफोर्ड के बारे में जानेंगे नहीं तो अपने को पता कैसे चलेगा थॉमसन की क्या कमियां हैं। तो देखिए, सबसे पहली चीज, थॉमसन ने एक मॉडल का प्रयोग किया। मैं पहले थोड़ा सा हल्का सा बता देता हूं ताकि आपको कमियां का पता चल जाए, फिर मैं आपको रदरफोर्ड का मॉडल बताऊंगा। देखिए, रदरफोर्ड ने क्या किया। रदरफोर्ड ने जैसे ही थॉमसन के बारे में सुना, थॉमसन ने बताया कि एक धनावेशित गोला होता है और इसमें इलेक्ट्रॉन कहीं कहीं पाए जाते हैं, विद्युत रूप से उदासीन होता है। ऐसी बात जब रदरफोर्ड ने सुनी तो रदरफोर्ड ने क्या किया, एक प्रयोग किया। रदरफोर्ड ने एक सोने की पतली पन्नी ली। क्या ली? सोने की एक पतली पन्नी ली, लेकिन हम यहाँ पर सोने के एक कण द्वारा समझेंगे। रदरफोर्ड ने एक सोने की पतली पन्नी ली। ये एक सोने का परमाणु है। रदरफोर्ड ने एक सोने की पतली पन्नी ली थी। उसने पतली पन्नी पर प्रयोग किया था। अपन समझने की दृष्टि से प्रयोग कर रहे हैं सोने के एक परमाणु पर, ठीक है। जैसा कि थॉमसन ने बताया कि परमाणु कैसा है, एक गोला है, ठीक है। अब रदरफोर्ड ने क्या किया, इस पर अल्फा कणों की बौछार कराई। क्या कराई? अल्फा कणों की बौछार कराई। ये हो गया इसने अल्फा कणों की बौछार। ये जब रदरफोर्ड ने क्या किया, ऐसी बौछार कराई ना, रदरफोर्ड ने ऐसी बौछार कराई तो उसने देखा कि कुछ अल्फा कण, ये देखिए, कुछ अल्फा कण परमाणु से सीधे निकल गए, कुछ अल्फा कण अपने पथ से विचलित हो गए और एक अल्फा कण परमाणु के मध्य भाग से टकराकर 180 डिग्री का कोण बनाता है, वापस उसी दिशा में लौट आया, ठीक है। अब मेन चीज क्या, रदरफोर्ड ने अब इसकी कमियों के बारे में, कमियां देखिए, ठीक है। अब मेरी बात सुनिए अच्छे से, कमियां देखिए, मैं आपको इसको दोबारा बताऊंगा, ठीक है। टेंशन लेने की जरूरत नहीं। कोई चीज नहीं समझ में आ रही तो कमेंट कीजिएगा, मैं दोबारा बहुत अच्छे से बताऊंगा। हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं समझाने के। देखिए, सबसे पहले कमियां क्या रही। पहली चीज तो ये कि रदरफोर्ड कि जो थॉमसन है, रदरफोर्ड ने कहा कि देखो, मैंने ये प्रयोग किया है आपके मॉडल पर, और आपके मॉडल पर जब मैंने ये प्रयोग किया तो ऐसी स्थिति आई। आप बोल रहे हो कि परमाणु में धनावेशित कण और इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण पाए जाते हैं, तो फिर ये मेरे जो अल्फा कण है वो सीधे क्यों निकल गया, कुछ का रास्ता बदल गया और एक अल्फा कण बीच में से वापस आ गया, मतलब क्या, ये चीज कैसे हुई। तो ये कैसे, इस प्रयोग को जो है वो थॉमसन नहीं समझा सका कि ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्यों हुआ। तो मतलब ये पहली बात तो ये कहता है कि जो थॉमसन है, रदरफोर्ड के स्वर्ण पत्र के प्रयोग को नहीं समझा सका, या खरा नहीं उतरा। रदरफोर्ड के स्वर्ण पत्र के प्रयोग पर सही साबित नहीं हुआ। अब ये समझ लीजिए, ठीक है। रदरफोर्ड के स्वर्ण पत्र के प्रयोग पर ये जो थॉमसन का मॉडल है ये सही साबित नहीं हुआ, अर्थात ये समझ लो कि रदरफोर्ड के प्रयोग को थॉमसन का परमाणु मॉडल नहीं समझा सका, ठीक है। ये बात हो गई सबसे पहली कमी, ठीक है।
फिर देखिए दूसरी कमी क्या रही, दूसरी कमी यह रही, पहली कमी तो हो गई कि थॉमसन का मॉडल जो है रदरफोर्ड के प्रयोग को नहीं समझा सकता, थॉमसन का मॉडल रदरफोर्ड के स्वर्ण पत्र के प्रयोग को नहीं समझा सकता। दूसरा पॉइंट ये कि धनावेशित कण व ऋणावेशित कण, धनावेशित कण और ऋणावेशित कण दोनों जब समान मात्रा में होंगे, विद्यमान होंगे, समान होंगे, मतलब इनकी मात्रा बराबर होगी, तो ये क्या होंगे, तो ये दोनों क्या होंगे, विद्युत उदासीन होंगे। ये बात बताई थी उसने, विद्युत उदासीन होंगे। क्या सारे परमाणु विद्युत उदासीन होते हैं? नहीं होते भाई, सारे परमाणु विद्युत उदासीन थोड़ी होते हैं। तो जब सारे परमाणु विद्युत उदासीन नहीं होंगे तो इस बात, सारे परमाणु विद्युत उदासीन नहीं होते हैं, इस बात को भी कौन नहीं समझा सका, थॉमसन नहीं बता सका। मतलब ये कि उसकी कमियां दो कंप्लीट हो चुकी है कि वो एक तो परमाणु के बारे में धनावेशित कण और ऋणावेशित कणों की स्थिति को नहीं समझा सका। एक चीज और, तीसरा पॉइंट और लिखिए, स्थिति किसकी, धनावेशित कण, धनावेशित कण, धनावेशित कण और ऋणावेशित कण। मेरी लैंग्वेज को लिखते रहे आप कि रदरफोर्ड परमाणु में धनावेशित कण और ऋणावेशित कण की स्थिति को नहीं समझा सका, मतलब वो कहां पर है उस स्थिति को वो समझा नहीं सका। तीन हो गई, थॉमसन की कमियां हो गई। थॉमसन की पहली कमी, रदरफोर्ड के प्रयोग को, स्वर्ण पत्र के प्रयोग को नहीं समझा सका। दूसरी चीज, धनावेशित कण ऋणावेशित कण अगर दोनों समान मात्रा में होंगे तो सारे वो क्या होंगे, विद्युत उदासीन होंगे, लेकिन सारे परमाणु विद्युत उदासीन नहीं होते। तीसरी चीज, स्थिति धनावेशित कण और ऋणावेशित कण, यानी परमाणु मॉडल में धनावेशित कण और ऋणावेशित कण की स्थिति को सही तरह से नहीं दर्शाया जा सका। ये हो गए उसके थॉमसन के परमाणु मॉडल की कमियां। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप, रदरफोर्ड के स्वर्ण पत्र के प्रयोग को समझाइए। क्वेश्चन वापस रिपीट कर रहा हूं, रदरफोर्ड के स्वर्ण पत्र के प्रयोग को समझाइए। देखिए क्वेश्चन लिख लिया होगा आपने कि रदरफोर्ड के स्वर्ण पत्र के प्रयोग को समझाइए। ठीक है, अब जरा देखिए, अभी पहले जब मैंने अभी थॉमसन की कमियां लिखाई थी आपको, थॉमसन का परमाणु मॉडल की कमियां, उसमें मैंने आपको एक पॉइंट लिखाया था कि धनावेशित कण और ऋणावेशित कण दोनों बराबर होंगे तो जो परमाणु होगा वो विद्युत रूप से उदासीन होगा, यही बताया था। धनावेशित कण और ऋणावेशित कण विद्युत रूप से उदासीन होगा, और मैंने बताया था आपको कि सारे परमाणु विद्युत उदासीन नहीं होते हैं। इस बात की व्याख्या थॉमसन नहीं कर सका। ये जो मैंने पॉइंट लिखाया है इसे आप काट दीजिएगा, ठीक है, बाय मिस्टेक से थोड़ा रॉन्ग हो गया कि सारे जो परमाणु होते हैं वो विद्युत रूप से उदासीन ही होते हैं। धनावेशित कण और ऋणावेशित कण की मात्रा कैसे होती है, उनमें समान ही होती है, इसलिए वो विद्युत रूप से कैसे होंगे, उदासीन ही होंगे। इसलिए थॉमसन के परमाणु मॉडल की जो कमियां हैं उनमें से ये पॉइंट काट दीजिएगा। ठीक है, अब पढ़िए आप, दूसरा है, अब पढ़ते हैं अपन रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड का स्वर्ण पत्र का परमाणु मॉडल। अब वो देखिए, पहले किताब का पढ़ लेते हैं अपन, किताब भी आपके पास होगी। देखिए कि अर्नेस्ट रदरफोर्ड, अपन क्या पढ़ रहे हैं, रदरफोर्ड का स्वर्ण पत्र प्रयोग, रदरफोर्ड का स्वर्ण पत्र प्रयोग। देखिए, अर्नेस्ट रदरफोर्ड तथा उनके शिष्यों ने 1911 में सोने की बहुत पतली पन्नी दी, उस पर अल्फा कणों की बौछार करवाई। इससे सोने की पतली झिल्ली की जो मोटाई थी वो 10⁻⁷ मीटर थी, या 100 mm या 100 Nm। इस पर उच्च ऊर्जा वाले अल्फा कणों यानी हीलियम के जो कण थे उनकी बौछार कराई। झिल्ली के चारों तरफ जिंक सल्फाइड से लेपित वर्ताकार रखा गया। इस बमबारी के बाद अल्फा कण टकराकर फ्लैश उत्पन्न करवाता है। इसके
प्रयोग से प्राप्त प्रेक्षण इस प्रकार थे। अधिकांश अल्फा कण सोने की पतली पन्नी से सीधे निकल गए। बहुत कम अल्फा कण अंश कण से विक्षेपित हो गए। 20,000 अल्फा कणों में से एक अल्फा कण विक्षेपित होकर 180 डिग्री के कोण बनाता हुआ लौट आया। इस प्रयोग से प्राप्त प्रक्षेपण अत्यंत अनक्षेपित थे। सर रदरफोर्ड के शब्दों में यह परिणाम उतना ही अविश्वसनीय था जैसा कि अगर आप एक 14 इंच तोप के गोले को टिश्यू पेपर के टुकड़े पर मारे और वे लौटकर आपको ही चोट पहुंचाए। इस प्रेक्षणों के आधार पर रदरफोर्ड ने निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले। प्रयोग का अधिकांश भाग परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है और आवेश विहीन होता है, इसलिए अधिकांश अल्फा कण सीधे निकल गए। कुछ अल्फा कण विक्षेपित हो गए। प्रबल प्रतिकर्षण बल होता है, अतः समस्त अनावेशित परमाणु के अंदर एक जगह केंद्रित होना है। धनावेशित परमाणु में धनावेश का आयतन उसके कुल आयतन की तुलना में बहुत कम होता है। इस धनावेशित आयतन को नाभिक कहा। परमाणु का व्यास लगभग 10⁻⁻10 मीटर और नाभिक का व्यास जो लगभग 10⁻⁻15 मीटर होता है। उपरोक्त निष्कर्षों के आधार पर परमाणु का निम्नांकित मॉडल प्रस्तुत किया गया कि परमाणु का संपूर्ण धनावेश तथा द्रव्यमान उसके मध्य नाभिक में केंद्रित होता है। परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त होता है, इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन वर्ताकार पथों में तीव्र गति करते हैं और वर्ताकार पथों को उसने कक्षा या ऑर्बिट कहा। परमाणु विद्युत उदासीन होता है। निश्चित रूप से परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतनी ही संख्या में नाभिक में प्रोटॉन पाए जाते हैं। देखिए, अब देखिए, आप मैंने आपकी किताब वाला रीड कर लिया है, आपने भी मेरे साथ रीड किया होगा थोड़ा। आप देखिए रदरफोर्ड ने क्या किया। पहले देखिए रदरफोर्ड का प्रयोग, इस अपन पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे। प्रयोग देखिए रदरफोर्ड ने क्या किया। रदरफोर्ड ने सोने की पतली पन्नी ली। हम सोने की पतली पन्नी नहीं लेंगे, हम लेंगे एक सोने का परमाणु। ठीक है, रदरफोर्ड ने क्या किया, एक सोने का परमाणु लिया। क्या लिया? सोने का परमाणु लिया और इस सोने के परमाणु पर अल्फा कण, किरण से अल्फा कण, ये देखिए अल्फा कण। देखिए प्रयोग, देखिए प्रयोग में आपको लिखना भी है। सर्वप्रथम रदरफोर्ड ने सोने का एक परमाणु लिया या सोने के एक स्वर्ण पत्र लिया। उस पर रदरफोर्ड ने अल्फा कणों की बौछार करवाई। उस परमाणु पर क्या करवाया? अल्फा कणों की बौछार करवाई। इस स्वर्ण पत्र पर अल्फा कणों की बौछार कराई। देखिए ये देखिए, जब रदरफोर्ड ने अल्फा कणों की बौछार कराई और अल्फा कणों की बौछार कराई, तो इन अल्फा कण, ये जो अल्फा कण, इन अल्फा कणों की बौछार कराई तो उसने देखा, वापस बोल रहा हूं, प्रयोग क्या किया उसने? सर्वप्रथम उसने सोने का एक परमाणु लिया, इस परमाणु पर अल्फा कणों की बौछार करवाई। जब उसने बौछार करवाई तो उसने देखा कि जो अधिकांश अल्फा कण है, कौन से? अधिकांश अल्फा कण परमाणु से सीधे निकल गए। देखो दो एरो सीधे निकल गए ना। अधिकांश अल्फा कण कैसे निकल गए? सीधे निकल गए। ठीक है, कुछ अल्फा कण अपने पथ से कैसे हो गए? विक्षेपित हो गए, मतलब विचलित हो गए। पहला पॉइंट क्या है? प्रयोग उसने कर लिया और प्रयोग के दौरान उसने प्रक्षेपण, मतलब उसने क्या देखा? उसने देखा कि अधिकांश अल्फा कण क्या हो गए? परमाणु से सीधे निकल गए। कुछ अल्फा कण अपने पथ से विचलित हो गए, मतलब वो दूसरी दिशा में चले गए। परमाणु के किसी भाग से, अंदर वाले भाग से टकराकर क्या किया? वो विक्षेपित हो गए या पथ से विचलित हो गए। और लगभग 20,000 अल्फा कणों में से कितने? लगभग 20,000 अल्फा कणों में से एक अल्फा कण, 20,000 अल्फा कणों में से एक अल्फा कण परमाणु के मध्य भाग से टकराकर, मतलब यहां से, ठीक है, परमाणु के मध्य भाग से टकराकर 180 डिग्री का कोण बनाते हुए वापस उसी दिशा में लौट आया। देखो वापस उसी दिशा में लौट आया। वापस सुनिए क्या है। पहली बात उसने क्या बताई? पहला पॉइंट उसने बताया, क्या बताया? पहला पॉइंट
पहला पॉइंट बताया कि परमाणु पर जब उसने अल्फा कणों की बौछार करवाई तो अधिकांश अल्फा कण परमाणु से सीधे निकल गए और कुछ अल्फा कण अपने पथ से विचलित हो गए या फिर क्या हो गए, अपने पथ से विक्षेपित हो गए और लगभग 20,000 अल्फा कणों में से एक अल्फा कण 20,000 अल्फा कणों में से एक अल्फा कण परमाणु के मध्य भाग से टकराकर वापस उसी दिशा में 180 डिग्री का कोण बनाते हुए लौट आया। ये प्रक्षेपण उसने बताया था, ये प्रक्षेपण उसने हो गया। ठीक है, अब देखिए प्रक्षेपण भी हो गया। अब प्रक्षेपण में क्या लिखोगे, देखो ये हो गया प्रक्षेपण या प्रेक्षण। ठीक है, प्रयोग, सोने की एक पतली पन्नी ली, उस पर अल्फा कणों की बौछार करवाई। ठीक है, और अल्फा कणों की जो बौछार है, पतली झिल्ली है, ठीक है, उस अल्फा कणों की बौछार कराई तो अल्फा कण कैसे निकल गए। अब प्रेक्षेपण में क्या देखा उसने कि कुछ अल्फा कण क्या, अधिकांश अल्फा कण सीधे निकल गए। अधिकांश अल्फा कण सीधे निकल गए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, कुछ अल्फा कण पथ से विचलित हो गए, मतलब अपनी दिशा से भटक गए। ये देखो, ये दिशा भटक गई इनकी। ठीक है, पथ से विचलित हो गए, तीसरा पॉइंट। और एक अल्फा कण क्या होया, एक अल्फा कण परमाणु के मध्य भाग से टकराकर 180 डिग्री का कोण बनाते हुए वापस लौट आया। ये बात किसने देखी, रदरफोर्ड ने प्रयोग में देखी। तो जब रदरफोर्ड ने प्रयोग में देखा ये बात, तब उसने निष्कर्ष निकाला। एक बार इसको रफ पेज पे लिख लीजिएगा कि क्या क्या हुआ प्रेक्षेपण में। अधिकांश अल्फा कण सीधे निकल गए, कुछ अल्फा कण अपने पथ से विचलित हो गए और लगभग 20,000 अल्फा कणों में से एक अल्फा कण परमाणु के मध्य भाग से टकराकर 180 डिग्री का कोण बनाते हुए वापस उसी दिशा में लौट आया। ये आपको चित्र भी बनाना है। ये हो गया आपका प्रक्षेपण। अब निष्कर्ष क्या निकलता है वो देखिए। निष्कर्ष क्या निकाला उसने, निष्कर्ष ये निकाला उसने, देखिए उसने कहा था कि अधिकांश परमाणु का जो अधिकांश भाग है वो खोखला होता है। क्या बोला उसने कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है, इसी कारण अधिकांश अल्फा कण सीधे निकल गए। परमाणु का अधिकांश भाग कैसा होता है, खोखला होता है। परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है, खोखला होता है, इसलिए अधिकांश अल्फा कण सीधे निकल गए। क्या लिखोगे आप, परमाणु का अधिकांश भाग कैसा होगा, खोखला। अधिकांश भाग खोखला होता है, इसी कारण अधिकांश अल्फा कण सीधे निकल गए। अब एक चीज और उसने बताई कि परमाणु के मध्य में ठोस संरचना पाई जाती है। परमाणु के मध्य में एक ठोस संरचना पाई जाती है, जिसे क्या नाम दिया उसने, नाभिक नाम दिया। क्या नाम दिया, नाभिक नाम दिया। और इस नाभिक का जो व्यास होता है, इस नाभिक का व्यास होता है 10⁻⁻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 ⁻
इसका व्यास होता है 10⁻⁻15 और इस नाभिक में प्रोटॉन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? नाभिक में प्रोटॉन पाए जाते हैं। ठीक है, नाभिक में क्या पाया जाता है? प्रोटॉन पाया जाता है P+। ठीक है, प्रोटॉन धनावेशित कण पाए जाते हैं। ठीक, ये बात हो गई। पहले बात निष्कर्ष क्या निकाला? परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। दूसरा, परमाणु के मध्य ठोस रचना पाई जाती है जिसे उसने रदरफोर्ड ने नाभिक नाम दिया और इसका व्यास है 10⁻⁻15 और नाभिक में क्या पाए जाते हैं? धनावेशित कण प्रोटॉन पाए जाते हैं। आगे देखिए, तीसरी बात उसने बताई, जो इलेक्ट्रॉन है, मैं दूसरा चित्र बना रहा हूं, जरा देखिए, यहां बना रहा हूं दूसरा चित्र।
ठीक है। एक तो इसका परमाणु का व्यास 10⁻⁻10 मीटर बताया इसने, सबसे पहली बात तो ये व्यास कितना होगा परमाणु का 10⁻⁻10। इसके अंदर क्या पाया जाता है, एक नाभिक पाया जाता है, किसने बताया, रदरफोर्ड ने बताया। इस नाभिक का व्यास कितना होगा 10⁻⁻15। ये हो गया नाभिक का व्यास। और नाभिक में क्या पाया जाता है, धनावेशित कण प्रोटॉन पाए जाते हैं। और प्रोटॉन के चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ऋणावेशित कण इलेक्ट्रॉन लगातार चक्कर लगाते हैं। ये बात किसने बताई, ये बात बताई किसने, रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड ने क्या बताई, तीसरी बात, परमाणु के मध्य भाग में जो ठोस रचना पाई जाती है उसे नाभिक कहा। और नाभिक में धनावेशित कण प्रोटॉन पाए जाते हैं। और इस नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन, जो ऋणावेशित कण है, ऋणावेशित कण इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर लगातार चक्कर लगाते हैं। मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, नाभिक के चारों ओर लगातार, नाभिक के चारों ओर लगातार चक्कर लगाता है। 3 पॉइंट हो गए निष्कर्ष के अंदर। परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है, परमाणु के मध्य में ठोस रचना पाई जाती है जिसे नाभिक नाम दिया। नाभिक का व्यास 10⁻⁻15 होता है। और नाभिक में धनावेशित कण प्रोटॉन पाए जाते हैं। और तीसरा पॉइंट लिखा है, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन लगातार चक्कर लगाते रहते हैं। ये बात बताई किसने, रदरफोर्ड ने। अच्छा, रदरफोर्ड, फिर देखिए ये हो गया आपका रदरफोर्ड पूरा। रदरफोर्ड का प्रयोग कंप्लीट हो गया। फिर से एक बार आपको समझा दूं रदरफोर्ड का प्रयोग क्या है। रदरफोर्ड का प्रयोग, रदरफोर्ड ने क्या किया, सर्वप्रथम एक सोने की पतली पन्नी ली, उस पर अल्फा कणों की बोछार कराई। और जब अल्फा कणों की बोछार कराई तो उसने प्रक्षेपण, उसने देखा कि अधिकांश अल्फा कण सीधे निकल गए, कुछ अल्फा कण अपने पथ से विचलित हो गए। और लगभग 20,000 अल्फा कणों में से एक अल्फा कण परमाणु के मध्य भाग से टकराकर वापस 180 डिग्री का कोण बनाते हुए उसी दिशा में लौट आया। फिर उसने निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का अधिकांश भाग कैसा है, खोखला है। और परमाणु के मध्य भाग में क्या पाई जाती है, ठोस संरचना पाई जाती है, जिसका नाभिक नाम दिया। नाभिक का व्यास 10⁻⁻15 होता है। और नाभिक में क्या पाया जाता है, प्रोटॉन, धनावेशित कण पाए जाते हैं। और तीसरा पॉइंट कि नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, लगातार चक्कर लगाते रहते हैं। यह हो गया इसका आपका रदरफोर्ड का स्वर्ण पत्र का प्रयोग। अब आप इसका नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए कि रदरफोर्ड की कमियां लिखिए। रदरफोर्ड के मॉडल की, रदरफोर्ड की कमियां नहीं, रदरफोर्ड के मॉडल की, यानी रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां या सीमाएं लिखिए। अब देखिए क्वेश्चन लिख लिया आपने, रदरफोर्ड के स्वर्ण पत्र मॉडल या रदरफोर्ड के मॉडल की कमियां या सीमाएं लिखिए। देखिए अब कमियां और सीमाएं क्या है। देखिए रदरफोर्ड ने एक बात बताई थी अपने को कि नाभिक के चारों ओर, क्या बताई थी, आपको रफली समझा देता हूं। रदरफोर्ड ने क्या बताया था कि ये आपका एक परमाणु है, इस परमाणु के मध्य में ठोस रचना पाई जाती है, इसमें प्रोटॉन पाया जाता है, धनावेशित कण, और जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों ओर क्या करते हैं, गति करते हैं, मतलब लगातार चक्कर लगाते हैं, लगातार चक्कर लगाते हैं। ठीक है ना। तो अब देखिए इसकी कमियां क्या है। लगातार चक्कर लगाने का मतलब क्या है, देखिए ये आपका प्रोटॉन प्लस हो गया। अब ये कोई एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये एक इलेक्ट्रॉन है जो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। देखिए इस तरह से, इस दिशा नाभिक से लगातार क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। ये तो जलेबी बन गई। देखिए एक्चुअल में क्या है, विज्ञान का एक रूल्स है साइंस का कि यदि कोई वस्तु लगातार चक्कर लगाती है, यदि कोई वस्तु लगातार चक्कर लगाती है तो वह अपनी ऊर्जा का क्या करेगा, हार्श करेगा। हार्श करने का मतलब है खर्च करेगा। वे ऊर्जा खर्च करेगा, मतलब ऊर्जा क्या होगी उसकी, कम हो जाएगी। ऊर्जा में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। ध्यान दीजिएगा कि यदि कोई वस्तु लगातार चक्कर लगाती है
तो वह अपनी ऊर्जा हार्श करेगा, मतलब ऊर्जा क्या करेगा, कम करेगा या ऊर्जा खर्च होगी। यदि रदरफोर्ड ने बताया कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर लगातार चक्कर लगाता है, और लगातार चक्कर लगाता है, तो साइंस का रूल्स ये कहता है कि जब कोई वस्तु लगातार चक्कर लगाएगी, मतलब अगर इलेक्ट्रॉन लगातार चक्कर लगाएगा, निरंतर चक्कर लगाएगा, तो वो क्या होगा, उसमें अपनी ऊर्जा का हार्श करेगा, मतलब ऊर्जा खर्च करेगा। और जब वो ऊर्जा खर्च करेगा, लगातार चक्कर लगाता है, ऊर्जा खर्च करेगा, तो एक दिन ऐसा आएगा वो नाभिक के अंदर सारे उस इलेक्ट्रॉन की सारी ऊर्जा खत्म हो जाएगी और वह नाभिक के चारों ओर वह नाभिक के अंदर गिर जाएगा। वापस समझिए मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आपको। रदरफोर्ड ने बताया, वापस देखिए, रदरफोर्ड ने कहा कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर लगातार कक्षाओं में क्या लगाता है, चक्कर लगाता है। नाभिक क्या करता है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन लगातार चक्कर लगाता है, तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का हार्श होगा। हार्श माने होता है खर्च होना, मतलब कम हो जाना। जब लगातार इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कम होगी और वो एक दिन नाभिक के अंदर गिर जाएगा और इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाएगा या इलेक्ट्रॉन समाप्त हो जाएगा। जबकि हम जानते हैं कि परमाणु स्थायी है। परमाणु क्या है, स्थायी। परमाणु को कभी समाप्त नहीं किया जा सकता। तो आप ये समझा सकते हो, सबसे पहली कमी क्या लिखोगे, परमाणु के स्थायित्व, परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर सका। ध्यान दें, परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या, स्थायित्व की व्याख्या का मतलब वही है। अब इसकी व्याख्या कैसे करोगे आप, इसको कैसे समझाओगे, परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर सका, क्यों, देखिए फिर समझा रहा हूं, मैं जो बोल रहा हूं वही लिखना है। रदरफोर्ड ने बताया था कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन लगातार चक्कर लगाता रहता है। जब वो लगातार चक्कर लगाता है तो निरंतर ऊर्जा का क्या करेगा, हार्श करेगा। निरंतर ऊर्जा का हार्श करेगा और एक दिन वे नाभिक के अंदर गिर जाएगा और समाप्त हो जाएगा, जिससे परमाणु भी क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। जबकि हम जानते हैं कि परमाणु क्या है, स्थायी है, परमाणु को कभी समाप्त नहीं किया जा सका। इस बात की व्याख्या रदरफोर्ड नहीं कर सका। क्या नहीं कर सका, जब रदरफोर्ड ने बताया कि इलेक्ट्रॉन लगातार चक्कर लगाता है, तो वो इलेक्ट्रॉन लगातार नाभिक के चारों चक्कर लगाता है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों लगातार चक्कर लगाता है, ये बात बताई थी रदरफोर्ड ने। लेकिन दूसरे वैज्ञानिकों ने कहा कि अगर इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों चक्कर लगाएगा तो एक दिन वे नाभिक के अंदर गिर जाएगा, क्योंकि वो ऊर्जा का लगातार खर्च करेगा और वो नाभिक के अंदर गिर जाएगा। और जब वे नाभिक के अंदर गिर जाएगा तो परमाणु समाप्त हो जाएगा। जबकि हम सब जानते हैं कि परमाणु क्या नहीं है, परमाणु समाप्त नहीं किया जा सकता। मतलब परमाणु स्थायी है या नहीं है, इस बात की व्याख्या रदरफोर्ड नहीं कर सका। एक तो यह पॉइंट हो गया। दूसरी बात ये कि चलो ठीक है, इसने बताया कि परमाणु लगातार चक्कर लगाता है। क्या करता है, लगातार चक्कर लगाता है। तो मतलब ये जो रेखा है, क्या है ये रेखा दिख रही है आपको, ये ठीक है, ये जो लगातार चक्कर लगा रहा, तो इस तरह की रेखा प्राप्त होनी चाहिए, इस तरह की सीधी रेखा प्राप्त होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए, सीधी रेखा प्राप्त होनी चाहिए। ठीक है, इसे बोलते हैं सतत रेखीय या सतत स्पेक्ट्रम। दूसरा पॉइंट बता रहा हूं आपको। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट ये रदरफोर्ड ने बताया कि लगातार चक्कर लगाता है। जब लगातार चक्कर लगाता है तो स्पेक्ट्रम कैसा प्राप्त होना चाहिए, सतत स्पेक्ट्रम प्राप्त होना चाहिए। सतत का मतलब होता है रेखीय। क्या होता है, रेखीय स्पेक्ट्रम प्राप्त होना चाहिए, मतलब एक रेखा सीधी रेखा प्राप्त होनी चाहिए। लेकिन जब इस लाइन को माइक्रोस्कोप बड़े यंत्र से देखा गया तो हमें ऐसा प्राप्त हुआ कि ये रेखा बीच बीच में ऐसे कटी हुई है, इस तरह से ये कटी हुई है। कैसा, मैं इसका एक चित्र और बना दूं। स्पेक्ट्रम का चित्र इस तरह का भी होता है, इस तरह का देखिए, यहां बना देता हूं, यहां देखिए इस तरह।
एक ये देखिए, ये है आपका सतत और ये है असतत, ये है रेखीय और ये है अरेखीय स्पेक्ट्रम। ध्यान दीजिए, वापस आपको ये दोनों चित्र इसमें बनाने हैं दूसरे पॉइंट में। देखिए, रदरफोर्ड ने बताया कि इलेक्ट्रॉन लगातार चक्कर लगाता है तो स्पेक्ट्रम कैसा प्राप्त होता है? सतत स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। क्या बताया? जब इलेक्ट्रॉन लगातार चक्कर लगाता है तो स्पेक्ट्रम कैसा प्राप्त होता है? सतत या रेखीय स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। लेकिन जब उच्च सूक्ष्म यंत्रों से देखा गया तो हमें असतत स्पेक्ट्रम प्राप्त या अरेखीय स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। अर्थात ये रेखाएं कहीं कहीं पे टूटी हुई है, लगातार नहीं। अर्थात कि जो इलेक्ट्रॉन है वो लगातार ऊर्जा का ह्रास नहीं करता है, वो रुक रुक के करता है। इस बात की व्याख्या भी रदरफोर्ड नहीं कर सका। मतलब रदरफोर्ड क्या नहीं कर सका? सतत व असतत रेखीय स्पेक्ट्रम के बारे सतत व असतत स्पेक्ट्रम के बारे में नहीं समझा सका। ये हो गए रदरफोर्ड की कमियां। एक बार फिर से आपको रदरफोर्ड की कमियां समझा देता हूं, वापस बता रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं कि रदरफोर्ड की कमियां क्या है। रदरफोर्ड ने बताया कि परमाणु क्या है? परमाणु में नाभिक पाया जाता है। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन लगातार कक्षाओं में चक्कर लगाता रहता है। ठीक है, तो दूसरे वैज्ञानिकों ने कहा कि अगर लगातार इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा तो ऊर्जा का ह्रास करेगा, और ऊर्जा का ह्रास करेगा तो एक दिन वो नाभिक में गिर जाएगा, और नाभिक में गिर जाएगा तो परमाणु समाप्त हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। परमाणु क्या है? स्थायी है। परमाणु को समाप्त नहीं किया जा सका। इस बात की व्याख्या कौन नहीं कर सका? रदरफोर्ड नहीं कर सका। दूसरी बात उसने बताई, दूसरा पॉइंट है कि रदरफोर्ड ने बताया कि हमें सतत स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। जब इलेक्ट्रॉन लगातार चक्कर लगाता है तो सतत या रेखीय स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। लेकिन इसे बड़े सूक्ष्म यंत्रों से देखा गया, मतलब माइक्रोस्कोप से देखा गया, तो हमें प्राप्त हुआ कि ये जो स्पेक्ट्रम है, जो कैसा प्राप्त हो रहा? असतत। मतलब इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को लगातार नहीं निकाल रहा है, खर्च नहीं कर रहा है, वो रुक रुक के उसको खर्च कर रहा है। अर्थात हमें स्पेक्ट्रम असतत प्राप्त होता है। इस बात की व्याख्या भी रदरफोर्ड नहीं कर सका। फिर यह हो गया आपका रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल की कमियां। इस प्रकार रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल कंप्लीट होता है। ठीक है, अब देखिए, अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे नील्स बोर यानी रदरफोर्ड की कमियों का। आप क्वेश्चन लिखिए, रदरफोर्ड की कमियों का, रदरफोर्ड के मॉडल के दोषों का निवारण, रदरफोर्ड के मॉडल के दोषों का निवारण किसने किया? रदरफोर्ड के मॉडल का दोषों यानी दोष, रदरफोर्ड के मॉडल के दोष, देखिए यहां लिख रहा हूं, रदरफोर्ड के मॉडल के दोषों का निवारण या कमियां, यहां बोल दो कमियां, इन कमियों का दूर किसने किया? नील्स बोर ने किया, और भौतिकी क्वांटम सिद्धांत के आधार पर किया। किस पे किया? आपकी किताब में लिखा है भौतिकी क्वांटम सिद्धांत, भौतिकी क्वांटम सिद्धांत के आधार पर नील्स बोर ने, किसने किया? नील्स बोर ने रदरफोर्ड के मॉडल की कमियों का दूर किया। ठीक है, क्लियर है? आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया कि रदरफोर्ड की कमियों का उजागर किसने किया? नील्स बोर ने किया। किस आधार पर किया? भौतिकी क्वांटम सिद्धांत के आधार पर। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे नील्स बोर की परिकल्पना या क्वांटम सिद्धांत। एक बार इसको वापस अपनी किताब से पढ़ें, वीडियो को अच्छे से सुने, अच्छे से देखें, एक एक लफ्ज को अच्छे से करें। फिर भी अगर कोई चीज नहीं समझ में आ रही है उस टॉपिक को लिखें और मुझे बताएं कि सर ये चीज मेरे को, ये यहाँ पर ये चीज समझ में नहीं आ रही है, उसको वापस रिपीट करेंगे। ठीक है, थैंक यू। पढ़ते रहे,
कार्य करते रहे, रिटर्न वर्क करते रहे, रोज का काम रोज करते रहे। ये नहीं हो कि आज जो है वो आज का वीडियो छूट गया तो हम कल कर लेंगे। तो ये ध्यान रखिए कि कल जो करोगे वो डबल हो जाएगा, क्योंकि एक ही वीडियो कम से कम आधे घंटे या पौने घंटे, आधे घंटे का कम से कम होगा, और आप उस वीडियो को जो रिटर्न वर्क करते हो तो कम से कम आपको 1 घंटा जरूर लगेगा। अगर आपने एक दिन का वीडियो भी छोड़ दिया, एक दिन का रिटर्न वर्क भी नहीं किया, तो ये वीडियो आपका अगले दिन 2 घंटे का हो जाएगा या 1 घंटे का हो जाएगा, और वो आपको फिर 2 घंटे 2.5 घंटे पढ़ना पड़ेगा। एक ही सब्जेक्ट नहीं है, 4-4 सब्जेक्ट के वीडियोस, 4-4 सब्जेक्ट आपके चल रहे हैं। तो रोज का काम रोज कर लीजिए, बैठ करके रिटर्न वर्क करके, और मैं आशा करता हूँ कि आप ये सारा कार्य अच्छे से करोगे। ठीक है, थैंक यू, और फिर अगली क्लास में मिलेंगे नील्स बोर के मॉडल के साथ। तब तक नमस्ते।